नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हमारे नए यूट्यूब चैनल पी पाठशाला पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस प्रकार एक गुलाम का गुलाम कैसे बना शासक। इल्तुतमिश सबसे पहले इसने ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसका शासनकाल आराम शाह के बाद में 1210 से 1236 में शुरू होता है। दिल्ली का सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो काम नहीं किए इसके द्वारा वह कार्य किए गए और दिल्ली सल्तनत को एक शीर्ष तक पहुंचाया गया। अर्श से फर्श तक का सफ़र इसने तय किया दिल्ली सल्तनत के लिए। इसने सर्वप्रथम ये कहा किया कि लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली के लिए स्थानांतरित किया। सुल्तान बनने से पूर्व ये बदायूं, उत्तर प्रदेश में बदायूं पड़ता है, वहाँ का गवर्नर था। बदायूं में भी इसने बदायूं जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। काफ़ी बेहतरीन शासक था ये बदायूं का भी। इसको दिल्ली के अमीरों के द्वारा बुलाया गया था, क्योंकि आराम शाह जो था वह दिल्ली के अमीरों के ऊपर काफ़ी क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। तो इसको बदायूं से बुलवाया गया, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी भी थी। इसके कारण उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में समझा और इसको दिल्ली बुलवाया बदायूं से। बदायूं से दिल्ली बुलवा कर इन्होंने सबसे पहले इसने आराम शाह की हत्या कर दी और आराम शाह के समय जो रियासतें स्वतंत्र हो गई थी उसको इसने वापस अपने साम्राज्य में मिलाया। इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इसके द्वारा कुतुबी और मुएजी दो महत्वपूर्ण जो अमीर थे, जो इसका विरोध कर रहे थे हर चीज़ पर, और आराम शाह को जिसने शासक के रूप में स्वीकार किया और जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसको इन्होंने उनका दमन किया। इल्तुतमिश को सन 1205 के अंदर मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि इसने जो बहुत साहसीपूर्ण युद्ध किया था खोखरों के खिलाफ पंजाब के अंतर्गत, और बहुत ही बहादुरी से ये युद्ध लड़ा था। इसके कारण इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को ऐबक को ये आदेश दे दिया कि इल्तुतमिश को स्वतंत्र किया जाए, इसको दास्ता से मुक्त किया जाए। इल्तुतमिश के समय सन 1205 में जलालुद्दीन मांग बनी ईरान का शासक मंगोल के शासक से युद्ध हुआ था, और उस समय 1221 के अंतर्गत ये भारत में चरण मांग ले के लिए इल्तुतमिश के पास आता है। चंगेज़ खान का उसके ऊपर आक्रमण इसीलिए किया गया था, कहा जाता है कि चंगेज़ खान की बेटी का उसके साथ अनबन चल रहा था, और चंगेज़ खान को जब ये बात पता चली तो इस जलालुद्दीन मांग बनी के ऊपर वह धावा बोला। सबसे पहले ईरान में गजनी पर धावा बोला, उसके बाद ये भागता हुआ भारत की तरफ आ रहा था, और मांग बनी ने भागते हुए सबसे पहले इल्तुतमिश चरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने चरण देने से मना कर दिया। और सन 1228 में भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण जो था मंगोल आक्रमण, भारत उससे बच गया मंगोली आक्रमण से। ये कहीं ना कहीं इल्तुतमिश की बहुत बड़ी दिमागी साजिश समझी जा सकती है। इसने बहुत निडरपूर्व कार्य किया। इल्तुतमिश का दल चालीसा काफ़ी प्रसिद्ध नाम चुना होगा। इतिहास के अंतर्गत इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश का एक बहुत बड़ा नेक कार्य माना जाता है दल चालीसा को। इसने सर्वप्रथम क्या किया कि शासक बनते ही अपने 40 महत्वपूर्ण एवं बहुत ही योग्य विद्वान गुलामों को बुलाया और उन 40 का एक ग्रुप बनाया, गुलामों का समूह बनाया, और वह उसके शासक के अंतर्गत सुरक्षा में, प्रशासन में एवं विभिन्न विभागों के अंदर, अश्व विभाग, जिस प्रकार डाक विभाग में, विभिन्न विभागों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था, और वह उनकी इल्तुतमिश की शासन में बहुत सहयोग किया करते थे। दल चालीसा काफ़ी प्रसिद्ध नाम रहा। तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है इसे। 40 गुलामों के समूह को दल चालीसा, चहलगामी व इसे तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे आने वाले इतिहास से, दिल्ली सल्तनत से आने वाले महत्व
प्रश्नों से। इल्तुतमिश और अफगानों का कटाक्ष। जब इल्तुतमिश शासक बनता है आराम शाह को मारकर, तब अफगानों और इल्तुतमिश के हमेशा से शुरू से ही कटाक्ष रहे, और जब ये दिल्ली का शासक बन गया तो कटाक्ष काफ़ी उभर कर आए इल्तुतमिश के सामने। सबसे पहले होता यूँ है कि इल्तुतमिश जब दिल्ली का शासक होता है तो 1216 के अंतर्गत तराइन के तृतीय युद्ध के रूप में जाना जाए, याल्दोज और इल्तुतमिश की भिड़त होती है तराइन के तृतीय युद्ध के तराइन के मैदान में, जो वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। और इसका परिणाम ये रहता है कि याल्दोज वापस अपने निज पुराने ग्राम गजनी चला जाता है। और उसके बाद एक और दल आता है भारत की तरफ, नसीरुद्दीन कुबाचा का और इल्तुतमिश, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है हरियाणा के अंदर भारत के मैदानी भाग में। और कुबाचा इस युद्ध को हार जाता है और वह कूद कर आत्महत्या कर लेता है सिंधु नदी के अंतर्गत। इसको सिंधु नदी कहा जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कुछ लोगों ने कुछ जगह लिखा होता है रावी नदी, लेकिन इन समस्त 5 नदियों को, पंजाब और उसके 5 नदियों के सामूहिक रूप को सिंधु नदी कहा जाता है। और इसी कारण इसको सिंधु नदी में डूबकर हुई मृत्यु भी कहा जाता है। इल्तुतमिश की सबसे बड़ी प्रणाली थी एकता प्रणाली, जो दिल्ली सल्तनत से शुरू के आरंभ से लेकर अंत तक, और मुगल वंश के आरंभ में अकबर के समय भी मनसबदारी व्यवस्था लागू की जाएगी, वो भी करीबन सेम इसी का एक रूप होगी। उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, कुछ खास चेंज नहीं होगा। एकता प्रणाली क्या थी, सबसे पहले बात हम इसकी करेंगे। एकता प्रणाली ये थी कि अपने जो शासक था इल्तुतमिश, अपने शासन को उसने कई भागों में बांट दिया था, करीबन 15-20 भागों में। एग्जाम्पल, हम अपने क्षेत्र को 15-20, राजस्थान है, राजस्थान में समझ ले सकते हैं कि हम 33 जिले, इसको 33 भागों में बांट दिया। उसके बाद सभी भागों के अंतर्गत एक एक इक्तेदार नियुक्त कर दिया जाता है, और इक्तेदार का कार्य यही होता है कि वहाँ पर अपनी प्रशासनिक सेवा दे, वहाँ से राजस्व इकट्ठा करे, वहाँ पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखे, और प्रशासन का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा वो स्वयं संभालता था। वो अपने पास सेना भी रखता था राजस्व इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि कहीं पर उसकी कई बार लोगों से भिड़त हो जाती थी तो उसको सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। इक्तेदार का समय समय पर उसके द्वारा स्थानांतरण भी किया जाता था, क्योंकि इसके स्थानांतरण से उनको ये फायदा होता था कि इक्तेदार एक जगह पर अपना संपूर्ण अगर वंशानुगत कर देंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी साम्राज्य को चलाने में। इसके कारण उसने इसको स्थानांतरण करते थे समय समय पर, 5 साल 7 साल या 3 साल के आधार पर। इल्तुतमिश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है वो अपने जो राजस्व या फिर समस्त कर को 2 भागों में बांट देता था। एक तो वो स्वयं के पास रखता था अपने राजकोष के रूप में, जो अपने शासन को चलाने के लिए, अपने महल का खर्च, बस शासन के संबंधित कुछ नए कार्य करने के लिए उसमें उसका उपयोग करता था। और दूसरा भाग वो अपनी सेना को देता था कि जिससे उसकी सेना सुदृढ़ हो सके और वो अपने साम्राज्य का विस्तार अधिक से अधिक कर सके। उसने 2 प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। एक चांदी का सिक्का टंका था, टंका लिखा हुआ है, टंका था वो चांदी का सिक्का का आप चित्र बाईं तरफ देख सकते हैं। और दूसरा कांस्य का सिक्का था जो जीतल था, जो सबसे ऊपर टॉप में जो चित्र है वो जीतल का चित्र है। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश से संबंधित सन 1229 के अंतर्गत जब इल्तुतमिश शासक बनता था, तब वहाँ का एक नियम होता था कि उसको अपने खलीफा से उसकी पुष्टि करनी होती थी कि मैं शासक बनने लायक हूँ या नहीं। सन 1229 में अब अब्बासी खलीफाओं के द्वारा इसको शासन की अनुमति दे दी गई और सुल्तान आजम नाम से इसको उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण संसार का शासक। और इसको भारत में मकबरे शैली का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में मकबरे का निर्माण किया गया था। खलीफा से रिलेटेड एक और प्रश्न भी है। भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आप सभी से निवेदन है, मेरा प्रश्न रहेगा कि आप सभी मुझे उत्तर दें कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किसने की थी।
इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन कार्य किए गए। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के 2 से 4 मंजिल तक का निर्माण कराया गया, मतलब कि कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य इसी के द्वारा करवाया गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सिर्फ 1 मंजिल बनी थी, उसके बाद 2 से लेकर 4 मंजिल तक का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के अंदर गंधक बावड़ी का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया था। बदायूं यूपी के जामा मस्जिद का निर्माण भी इसके द्वारा ही करवाया गया था। और आगे देखेंगे उसके पुत्र नसीरुद्दीन मसूद की मृत्यु उपरांत उसको एक मकबरा सुल्तानगढ़ी में सुल्तानगढ़ी मकबरा कहा जाता है। उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन मसूदी, जो बंगाल का गवर्नर भी था, उसकी याद में बनाया था, जो भारत का पहला मकबरा था, जिसे सुल्तानगढ़ी मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि वो सुल्तानगढ़ में स्थित है। इसी कारण इल्तुतमिश को भारत मकबरे का पिता भी कहा जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके। अपने गुरु अमीरुद्दीन नागौरी की याद में अतारकिन का दरवाज़ा, जो अभी वर्तमान नागौर में स्थित है, निर्माण करवाया था इसके द्वारा। इल्तुतमिश के समय मकबरा भी बनवाया गया, स्वयं का मकबरा बनवाया गया, जो कुतुब मीनार के नज़दीक में स्थित है, क्योंकि इसके द्वारा कुतुब मीनार का भी कार्य पूर्ण करवाया गया और स्वयं का मकबरा भी इसी के पास बनवाया गया था, क्योंकि वह अपने गुरु के पास में रहना चाहता था। दोनों का मकबरा साथ में था, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में जो कुतुब मीनार बनवाई थी, वो ऐबक के द्वारा, वो उसके गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उसी के पास में इल्तुतमिश भी अपना मकबरा बनवाता है। इल्तुतमिश की कथन था कि मेरी राजगद्दी पर अगला उत्तराधिकारी मेरी पुत्री रजिया सुल्तान होगी, लेकिन कुछ अमीरों के द्वारा फिरोज शाह को वहाँ का शासक बनवा दिया जाता है, लेकिन बाद में रजिया स्वयं समस्त दिल्ली के जनता के सहयोग से वह स्वयं वापस शासिका बनती है। समस्त कार्यों के कारण दिल्ली सल्तनत का इन समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु सन 1236 AD में हुई और उनका मकबरा आज भी दिल्ली के अंतर्गत स्थित है, जिस पर आप देख सकते हैं इल्तुतमिश का टॉम्ब हमारे जस्ट चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। आप सभी का धन्यवाद, जो आपके सहयोग से हमारा ये चैनल काफ़ी उन्नति और प्रगति कर रहा है। और इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हम कल तक के लिए कीजिए हमारा इंतज़ार। हम मिलेंगे अगले अंक में जल्दी। अगले शासक का रजिया सुल्तान के बारे में अपना अगला वीडियो होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।